हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th का थर्ड लेसन पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या समझा था कि 1 मोल, अगर 1 मोल है तो ये कितना होता है 6.022 × 10⁻23। 23 क्या होते हैं? 1 मोल जो भी सब्सटेंस हमने लिया है, चाहे वो आयन हो, एटम हो या मॉलिक्यूल। आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक, यानी अगर 1 मोल हम आयन लेंगे तो उसमें कितने पार्टिकल्स रहेंगे? 6.022 × 10⁻23। जिस तरीके से 1 डजन, अगर 1 डजन हम बनाना लेते हैं तो उसमें 12 पीस बनाना होंगे, उसी तरीके से 1 डजन आयन में इतने आयन्स होंगे। अगर 1 मोल एटम हम लेते हैं तो उसमें भी इतने ही पार्टिकल्स होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल्स उतने ही पार्टिकल्स होंगे। ठीक, बट हमने इसमें एक चीज़ और पढ़ा था, रिलेटिव मास। रिलेटिव मास पढ़ा था। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर 1 मोल कार्बन एटम है, ठीक, 1 मोल यानी कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे कार्बन एटम, पार्टिकल्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक, और इसका मास कितना होगा? 12 ग्राम। मास कितना होगा? 12 ग्राम 1 मोल में। ठीक, तो ये 12 ग्राम ही क्यों होगा? ठीक, अगर यहाँ पे कार्बन की जगह हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 1 ग्राम में ही इतने आइटम्स आ जाते हैं। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 16 ग्राम, ऑक्सीजन में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, तो ये मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड क्यों है, तो इसको हम समझते हैं। ठीक, तो देखो, अगर कार्बन को हम देखते हैं तो कार्बन का नंबर कितना है? 6। तो कार्बन में क्या होते हैं? कार्बन का अगर एटम हम लें तो कार्बन एटम में क्या क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, कितने? 6। न्यूट्रॉन होंगे, कितने? 6। इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने? 6। अगर एक कार्बन एटम है, कार्बन एटम का मास कितना होगा? 6 प्रोटॉन का मास, 6 न्यूट्रॉन का मास और 6 इलेक्ट्रॉन का मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। कितना होता है? 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ठीक, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है और कितना होता है? लगभग एक मास ऑफ 1 प्रोटॉन। मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 × 10⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 3 डिजिट इसमें से कम हो जाएगा, 31 में से कम कर देंगे। ठीक, तो अगर हम प्रोटॉन से कंपेयर करें, अगर इसको हम केजी में लेंगे तो -27 kg होगा। अगर केजी में इसको भी लेंगे तो कहाँ 27 kg, कहाँ -31 kg, दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लिजिबल होता है। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, तो इसलिए जब एक एटम का मास हम कैलकुलेट करते हैं तो एटम के मास में हम कौन कौन सा मास लेते हैं? प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है, 1800 टाइम्स, 1800 से भी ज़्यादा टाइम्स छोटा होता है, कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुताबिक। ठीक, यानी प्रोटॉन का मास अगर 1 ग्राम है तो इलेक्ट्रॉन का मास लगभग होगा 1/1830, लगभग इतने गुना छोटा होगा। ठीक, तो ये क्या है? नेग्लिजिबल है। तो कार्बन आइटम का जब हम मास लेंगे तो उसमें हम किसका मास लेंगे? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ठीक, तो अब प्रोटॉन का मास जब न्यूट्रॉन के बराबर है तो यानी एक का मास कितना है प्रोटॉन का? तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, कितने हो गए? 12। ठीक, तो 12 का मास कितना हो जाएगा? 12 का मास 12 × 1.67 × 10⁻24 ग्राम।
ठीक। अब 12 ग्राम कार्बन में कितने पार्टिकल्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है, ठीक। एक एटम में कितने हैं? 12, तो 12 इंटू एक प्रोटॉन का मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना हो जाएगा, ठीक। तो अब जब इसको हम कैलकुलेट कर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 10⁻24 और 10⁻23 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 12 इंटू 0.167 इंटू 6.022, ठीक। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इक्वल टू कितना बचा? 12 ग्राम। तो इक्वल टू हमें क्या मिला? 12 ग्राम, ठीक। तो यही रीज़न है कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं 6.022, इन पार्टिकल्स का जो मास होता है मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, ठीक। जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 से इसके मास को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें? 12 ग्राम, ठीक। तो यही रीज़न है कि 1 मोल में कार्बन आइटम में जब इतने पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इसका मास 12 ग्राम के बराबर होगा। इसी तरीके से जितने भी कल हमने पढ़ा था, जिसका जो एटॉमिक मास अगर एटम है तो उसका एटॉमिक मास जो होगा, ठीक, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो जो भी जिस एटम का एटॉमिक मास आएगा, जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आएगा, ठीक, वही उसका क्या होता है? वही उसका मोल होता है, वही उसके 1 मोल की वैल्यू होती, ठीक। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमें कहा गया कि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल हमें लेना है, ठीक। तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल हमें टेस्ट ट्यूब दिया गया और कहा गया कि इसमें 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल लो, तो हम कैसे लेंगे 1 मोल? तो इसका हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? रिलेटिव मास, ठीक। तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मास में 2 चीज़ होता है, रिलेटिव मास में ग्राम एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक लेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर लेंगे, ठीक। तो H2A क्या है? मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा? हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन का मास कितना होता है हमें पता है, हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का 16U। तो 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन है, प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया? 18। यानी 18 ग्राम अगर वाटर है, 18 ग्राम अगर H2O मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू कितना है? 1 मोल। 18 ग्राम अगर वाटर का मॉलिक्यूल है यानी वो कितना वाटर है, कितना मोल है? 1 मोल, ठीक। अगर हमें कहा गया कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लो, ठीक। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मॉलिक्यूल है, तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का कितना होता है? 12U, ऑक्सीजन का 16U। दोनों वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है, 16 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया? 32, 32 प्लस 12 44, ठीक, 44 ग्राम, ठीक। यानी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें बोला गया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमें लेना पड़ेगा? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा, ठीक। अगर हमें बोला गया कि 1 मोल नाइट्रोजन ऑक्साइड लो, ठीक। ये भी क्या है? 2 एटम है यानी मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 14 प्लस 16 इक्वल टू 30, ठीक। यानी 30 ग्राम जब नाइट्रोजन ऑक्साइड लेंगे वो 1 मोल होगा, ठीक। अगर एटम है तो उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। अगर बोला गया हमें 1 मोल जो है क्लोरीन लो, तो 1 मोल क्लोरीन कितना हो जाएगा? क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 मॉलिक्यूलर मास होता है, तो 35 सिंपली हम यहाँ ग्राम लिख देंगे, यानी 35.5 ग्राम क्लोरीन में को हम 1 मोल क्लोरीन कहेंगे, ठीक। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि मोल और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास में क्या रिलेशन है।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देख सकते हैं। अब मोल पे क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, ठीक। मान लो हमें एक बॉटल है, ठीक, कोई बॉटल है और उसमें वाटर है, ठीक। अगर उसमें मान लो 400 ml, 400 हमें ग्राम में लेना पड़ेगा। ml क्या होता है उसको हम बाद में समझेंगे, क्योंकि फ़िलहाल हम ग्राम में पढ़ रहे हैं। वॉल्यूम बाय वेट उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, ठीक। अगर मान लो 400 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बॉटल, एक बॉटल है उसमें 400 ग्राम वाटर है, ठीक। अब हमसे पूछा गया कि ये वाटर जो है बॉटल में ये कितना मोल है, ठीक। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 400 ग्राम वाटर है किसी बॉटल में, हमें पूछा गया कितना मोल है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक। मोलर मास क्या है, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास को स्मॉल m और मोलर मास को कैपिटल M, ठीक। वाटर है, वाटर का पहले हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। वाटर का फॉर्मूला हमें पता ही है, तो मोलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन का 1:2 + 16 = 18 आया, ठीक। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, n इक्वल टू गिवन मास कितना है 400 ग्राम, ठीक। मोलर मास कितना आया 18 आया, ठीक। अब 18 से हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 18 2 × 36, 4 बचा 40, फिर 18 2 × 36, फिर 4 बचा 40, फिर 2 2, ठीक। तो ये रिपीट होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, अगर 400 ग्राम वाटर है तो कितना वाटर है, यानी इक्वल टू 22.22 मोल, ठीक। अगर 400 ग्राम वाटर है तो उसमें कितने मोल हैं वाटर के, 22.22 मोल वाटर हैं, ठीक। तो ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, कितना मोल है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। सेम इसी पे डिपेंड एक NCERT की बुक में आपके क्वेश्चन दिया गया है, जो एग्जाम्पल है, क्या दिया गया है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक। 52 ग्राम क्या है, हीलियम है, तो क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर 52 ग्राम हीलियम है तो इसमें कितने मोल्स होंगे, ठीक, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। हीलियम का तो फॉर्मूला हम लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, क्या फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक, m स्मॉल m कैपिटल M। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास यानी हीलियम का मास कितना होगा, जो हीलियम का मास होगा वही हम उसमें लेंगे। तो हीलियम का कितना होता है, हीलियम का हमें पता है 4 होता है, हीलियम का जो एटॉमिक मास है कितना है 4 है, ठीक। तो अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, गिवन मास कितना है 52, मोलर मास 4 4 13 है, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, नंबर ऑफ मोल्स n = 13, ठीक। यानी 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स हैं प्रेजेंट हैं, 13 मोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके अगर हमें कोई भी मास दिया गया है, ठीक, अगर मास दिया गया है हमें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं कहीं क्या होगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स दे देगा और पूछेगा मास बताओ कितना है, ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, मान लो हमें दे दिया गया 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो फाइंड द मास, और इसका मास फाइंड करो, कितना मास होगा, तो कितना मास होगा, इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, मोल कितना है 2 मोल, तो 2 मोल यहाँ लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन
मॉलिक्यूलर मास, इसका जो मोलर मास, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 44, तो नीचे क्या आ जाएगा 44। हमें फाइंड क्या करना है, ये मास, गिवन मास कितना मास होगा, अगर 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका मास कितना होगा। ठीक, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 44 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, गिवन मास इक्वल टू 88 ग्राम। ठीक, यानी अगर 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें 2 मोल होगा, यानी 2 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 88 ग्राम होगा। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक टाइप का और क्वेश्चन दिया है बुक में, उसको भी देख लेते हैं। वहीं अगर क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक, इसमें एनसीईआरटी की बुक में जितने क्वेश्चन है उसको आप लोग देखेंगे। देखो उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है 3.4 में, पेज नंबर 42 में, जो 3.4 है, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिया गया है। क्या लिखा है, 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ n, यानी नाइट्रोजन, n मतलब क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इतने पार्टिकल्स हैं। ठीक, नंबर ऑफ n आइटम्स, इतने आइटम हैं किसके, नाइट्रोजन के। तो अब इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है मास, तो कितना मास होगा, फाइंड मास। ठीक, मास कितना होगा, हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो एक आइटम होगा, 1 मोल आइटम होगा, हमें पता है 1 मोल ऑफ n आइटम इक्वल टू कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, आइटम होंगे इसमें। अब ये कितना है, इसका एकदम आधा है, इसका हाफ है, तो n नाइट्रोजन का कितना होता है 14 ग्राम। तो ये कितने में होगा, 14 ग्राम में कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम है। इसको हम लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, जो ये वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23, 10⁻23 इससे कट गया, ये 2 जा। ठीक, यानी मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 14 ग्राम अपॉन 2 7 जा, यानी ये कितना है, ये 7 ग्राम है। मास कितना है नाइट्रोजन का, 7 ग्राम। ठीक, सिंपल सी बात है, अगर 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम है, 1 मोल कितना होता है 14 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 14 है। ठीक, तो जब इसके आधे हैं पार्टिकल्स, जब इसके हाफ हैं तो ग्राम में भी इसका हाफ होगा, यानी 14 का हाफ आधा कितना होगा 7। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है और पूछा गया है कि कितने मास कितना होगा जब इतने पार्टिकल्स होंगे, तो सेम इसी तरीके फॉर्मूले से आप लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको ये भी पूछ सकता है कि मास दिया हो और पूछ लिया जाए नंबर ऑफ, कितने इसमें एटम हैं, एटम के नंबर बताओ। ठीक, या मॉलिक्यूल के नंबर बताओ, कितने इसके मॉलिक्यूल होंगे। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन 3.5 में दिए गए हैं बुक में एनसीईआरटी के। तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक में जितने भी हैं 34 और 35 पे इस क्वेश्चन को देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग देखेंगे जो भी एक्सरसाइज और जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो सॉल्व नहीं है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जो बुक में है उसको आप लोग देखेंगे और समझेंगे, और जो सॉल्व नहीं है उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये सब आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।